Hello and welcome friends on my channel Prepaid Bankers. Today we are going to cover chapter number 48 that cover unpaid seller. ये JIB का थर्ड पेपर है लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग, उसका चैप्टर नंबर 48 है और ये कवर करता है अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर कहाँ पे डिफाइन किया गया है तो इसका डेफिनेशन आता है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। ये चैप्टर छोटा है और इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, जैसे ये पूछ दिया जाएगा कि अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं और कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, या फिर ये पूछ दिया जाएगा कि अनपेड सेलर किसको कहा जाता है। सो हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए कि क्या अनपेड सेलर किसको कहा जाता है। तो अनपेड सेलर का मतलब है कि जिसको पे नहीं किया गया है, या ऐसा सेलर मतलब कि एक पर्सन ने कुछ सामान बेचा और उसे पेमेंट नहीं मिली तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। तो सेलर ऑफ गुड्स कब अनपेड सेलर कहलाता है तो उसके 2 कंडीशन है। यहाँ पे 2 कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि कैश में सामान बेचा। सपोज उसने कैश में सामान बेचा, 100 रुपये का सामान बेचा, 100 रुपये का गुड्स बेचा, 70 रुपये पेमेंट कर दिया बायर ने और 30 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ तो वो सेलर जो है वो 30 रुपये का अनपेड सेलर कहलाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। और सेकेंड डेफिनेशन क्या कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि हर बार बिजनेस में लोग कैश पे सामान नहीं खरीदते तो क्रेडिट पे भी हो सकता है। तो सपोज कस्टमर ने, किसी बायर ने सेलर से सामान खरीदा और बायर ने उसे चेक दिया फुल अमाउंट का, 100 रुपये का सामान खरीदा तो 100 रुपये का चेक दिया, या कोई अलग प्रॉमिसरी नोट दिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट कुछ भी दिया, तो एक ड्यूरेशन दिया, चेक दिया तो पोस्ट डेटेड चेक दिया कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तभी तो क्रेडिट पे सामान खरीद रहा है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 1 महीने बाद का पोस्ट डेटेड चेक देता हूँ, पीडीसी देता हूँ, आप बाद में इसको इन कैश करा लेना बैंक में जाके, या फिर प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। तो सेलर ने बाद में एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के बाद में जब जाके उस चेक को प्रेजेंट करता है तो बैंक उसे बाउंस कर देती, मतलब बैंक में वो जाता है तो इनसफिशिएंट फंड या जो भी रीजन हो उससे वो बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है। तो इस केस में फिर सेलर अनपेड सेलर कहलाता है। तो दोनों केस में या तो उसको पेमेंट मिली है, पार्ट पेमेंट मिली है, तो जितना रेस्ट बचता है उस अमाउंट के लिए अनपेड सेलर कहलाएगा, या क्रेडिट पे सामान बेचा है, दूसरा कंडीशन है कि क्रेडिट पे सामान बेचा है तो फिर फुल अमाउंट का उसको चेक या प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज तो मिली है, बट जब उसको वो जाता है प्रेजेंट करता है तो वो डिसऑनर हो जाता है या बाउंस हो जाता है। तो दोनों ही केस में सेलर अनपेड सेलर कहलाता है। तो यहाँ पे है कि हेयर द टर्म सेलर इंक्लूड एनी पर्सन हु इज़ द पोजीशन ऑफ सेलर। अब सेलर कौन होगा, किसको हम लोग सेलर का पोजीशन बोलेंगे, तो वो एजेंट, सेलर का एजेंट भी हो सकता है। सपोज कि किसी दुकान का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक दुकान का मालिक है जो कि अपने दुकान में किसी बंदे को रखा है अपना सामान बेचने के लिए, तो वो बंदा एजेंट कहलाएगा कि मतलब अपने मालिक के बिहाफ में वो उसका काम कर रहा है। तो ये एजेंट भी मतलब सेलर का ही पोजीशन, अगर वो कोई सामान बेच रहा है तो सेलर का ही पोजीशन में वो रहेगा। और दूसरा ये है कि टू हुम द बिल ऑफ लेडिंग हैज़ बीन इंडोर्स, या ऐसा हो सकता है कि किसी के नाम से वो बिल को इंडोर्स कर दिया गया है, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट पे सामान खरीदा गया है उसको इंडोर्स कर दिया गया है। और कंसाइनर और एजेंट हु हैज़ पेड फॉर गुड्स टू द सेलर, मतलब एक होता है ना दूसरा केस, जब आप फैक्ट्री पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर उसका टाइम ड्यूरेशन अभी बचा हुआ है और सेलर के पास अगर अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो बिल डिस्काउंटिंग करा लेता है, वो फैक्टर्स के पास जाता है और 100 रुपये का बिल है तो 80 रुपये लेके 20 रुपये के डिस्काउंट पे, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है। तो इसी केस में ये भी बोल रहा है, तो अब वो फैक्टर भी सेलर के रूप में ही आ जाता है यहाँ पे, ये दूसरा लाइन ये बोल रहा है। अब देख लेते हैं कि राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। तो यहाँ पे ये दिया है कि राइट मतलब अनपेड सेलर के कितने राइट होते हैं। तो 2 तरह के राइट होते हैं। पहला राइट होता है गुड्स के अगेंस्ट में और दूसरा राइट होता है बायर के अगेंस्ट में। जो गुड्स के अगेंस्ट में राइट होता है उसमें भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि जब प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स हैव बीन पास। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स हैव बीन पास का मतलब क्या हुआ कि ओनरशिप जो है, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सेलर ने बायर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और दूसरा है कि वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स हैज़ नॉट पास, मतलब ओनरशिप अभी भी सेलर के पास ही है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि राइट ऑफ अनपेड सेलर 2 तरीके का होता है। अनपेड सेलर के पास 2 राइट्स होते हैं।
पहला होता है गुड्स के अगेंस्ट में, दूसरा होता है बायर के अगेंस्ट में। गुड्स के अगेंस्ट में भी दो राइट्स होते हैं। एक केस होता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दूसरा है कि जब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो अब इस अनपेड सेलर के पास जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है तो कौन से राइट्स होते हैं? तो उसके अंदर होता है, पहला लीन होता है, दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, तीसरा रीसेल होता है। और जब प्रॉपर्टी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं की गई है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में भी लीन होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, रीसेल होता है, और एक एक्स्ट्रा है विथ होल्डिंग। यहाँ पे स्टॉपेज देखिए, यहाँ पे डुप्लीकेशन दिया है, यहाँ भी स्टॉपेज है, यहाँ भी स्टॉपेज है। स्टॉपेज का मतलब कब होगा? जब आपने कुरियर किया है किसी सामान को, आपने ट्रांजिट में डाला है तो ही तो वो स्टॉप कर सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट लिखा है, यहाँ पे सिर्फ स्टॉपेज लिखा है। तो आप इतना समझिए कि जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है उस केस में लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल 3 तरीके होते हैं, और जब नहीं हुई है उस केस में ये 4 तरीके होते हैं। ये तो डुप्लीकेशन है, ठीक है। तो और ये हो गई बात कि जब गुड्स के अगेंस्ट की राइट, और दूसरा बात हो जाता है कि राइट अगेंस्ट द बायर। बायर के अगेंस्ट में क्या राइट होते हैं अनपेड सेलर के? पहला तो होता है कि वो सपोज उसकी प्राइस, उसके गुड्स जो भी उसने बेचे हैं उसकी प्राइस उसे नहीं मिली तो उसके अगेंस्ट में वो सू कर सकता है। या गुड्स बेचे हैं और प्राइस भी नहीं मिली, और जब उसने मंगाया तो पता चला गुड्स भी डैमेज है, तो उसके अगेंस्ट में भी सू कर सकता है। तीसरा है कि रिपुडिएशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है। बायर के मतलब सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बायर के ऊपर ये कुछ सू करे या ना करे। मतलब रिपुडिएशन कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। और चौथा होता है कि सू फॉर इंटरेस्ट, मतलब कि सपोज करिए कि 3 महीने या 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे, एक कॉन्ट्रैक्ट किया और क्रेडिट पे सामान बेचे, तो अगर 1 साल हो गया तो 1 साल में अगर उसको पैसे मिल चुके होते तो वो किसी बैंक में रखता है, एफडी करता, तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता, तो उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी वो सू कर सकता है बायर को। तो ये हो जाता है बायर के अगेंस्ट की राइट। नाउ हम लोग देख लेते हैं कि अनपेड सेलर्स राइट अगेंस्ट द गुड्स। अब मतलब 1 बाई 1 जो यहाँ पे दिया है उसी को यहाँ पे डिफाइन किया है कि अनपेड सेलर का राइट जो होता है वो गुड्स के अगेंस्ट सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले गुड्स के अगेंस्ट में सबसे पहला है लीन। तो लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल इन द पोजेशन। अब लीन कब लगा सकते हैं? बैंकर्स के लिए लीन समझना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब हमें इतना पता है कि हमारे पास उस चीज़ का, उस गुड्स का पोजेशन है, तो हम लीन क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला यही पॉइंट है कि सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास ये लीन कब लगा सकता है? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पोजीशन नहीं है तो भी लीन लगाया क्या, तो गलत हो जाएगा। पोजीशन बात आई तो लीन आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि लीन कब कर सकता है? जब गुड्स का पोजीशन जो है वो सेलर के पास है। सेकेंड है कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। सपोज कि गुड्स भेजा, ट्रांजिट में है, इन कुरियर में है, और जैसे ही सेलर को पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो तुरंत उस सामान को स्टॉप करके और तुरंत वो उसको रिटर्न मंगा लेगा। थर्ड ये भी है कि गुड्स के अगेंस्ट में रीसेल भी कर सकता है। सपोज अपने पास ही पोजीशन है तो उसको वो बेच सकता है कि ठीक है, तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं अपना सामान ख़राब करने से अच्छा है मैं किसी को बेच दूँ। तो पहला है कि लीन का मतलब कि रिटेन, अपने पास रिटेन कर लेना। और ये राइट ऑफ स्टॉपेज का मतलब रीगेन, मतलब जा चुका था लेकिन वापस मंगा लिया, रीगेन कर दिया। और तीसरा हो जाता है रीसेल। तो ऐसे ध्यान में रखिए, लीन हो गया रिटेन, सेकेंड स्टॉपेज हो गया रीगेन, एंड थर्ड हो गया रीसेल। वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, गुड्स है तो उसको रीसेल कर सकता है। उसके बाद दिया है इफ़ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ नॉट पास टू द बायर द अनपेड सेलर हैज़ द राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। मतलब अगर उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र ही नहीं किया है और उसको पैसे भी नहीं मिले तो विथ होल्ड कर लेगा ना, वो अपने सामान को अपने पास रख लेगा, उसको होल्ड कर लेगा अपने पास, उस गुड्स को डिलीवरी नहीं होने देगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट अनपेड सेलर लीन। सो अनपेड सेलर कौन से कंडीशन में पोजीशन को या कब तक पोजीशन को रिटेन कर सकता है लीन के अंतर्गत? तो उसमें भी 3 कंडीशन दिया है। पहला है कि इफ़ द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। मतलब ऐसा कोई शर्त नहीं है कि क्रेडिट पे सामान बेचा गया है। मतलब सीधा शब्द में समझे तो कैश पे जब सामान बेचा गया है
तो ये एक केस हो जाता है। सेकेंड है कि इफ़ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ द क्रेडिट एक्सपायर, मतलब क्रेडिट पे सामान बेचा बट बोला था कि 1 महीने के बाद मैं पैसा लौटा दूंगा या पैसा आपका गुड्स का पैसा पे कर दूंगा और वो एक्सपायर हो चुका है, तो उस केस में लीन लगा सकता है। थर्ड होता है कि इफ़ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बायर ही इंसॉल्वेंट भी हो जाता है तो उस केस में भी लीन कर सकता है अनपेड सेलर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि वेयर एन अनपेड सेलर हैज़ मेड अ पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ही में एक्सरसाइज लीन। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि गुड्स तो बेचे बट पार्ट, कुछ गुड्स के कुछ पार्ट जो है वो डिलीवरी कर दिया, तो बाकी जो जितने भी गुड्स सेलर के पास बचे हुए हैं उस पर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है सेलर, बचे हुए गुड्स पे, बैलेंस गुड्स पे वो एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टर्मिनेशन ऑफ लीन। इसका मतलब क्या है कि लीन कब खत्म होगा, लीन खत्म कब होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहला दिया है कि व्हेन ही डिलीवर्स द गुड टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। आप यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड। इसका मतलब क्या होता है? राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि जब तक बायर पेमेंट न दे तब तक डिलीवरी नहीं करनी है गुड्स की। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी ये लाइन क्या बोल रहा है कि विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। ये जो राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स है उसके राइट्स को रखे बिना, उसको रिजर्व किए बिना अगर डिलीवरी हो जाती है तो उस केस में, मतलब इसको आसान तरीके में समझते हैं, अगर सेलर ने पोजीशन छोड़ दिया और किसी कैरियर के ऊपर रख दिया या फिर किसी एजेंट को दे दिया या किसी को बेली बना के दे दिया तो सेलर के पास कोई राइट नहीं बचेगा और लीन टर्मिनेट हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि उसने, मतलब पेमेंट आए तो ही उसकी डिलीवरी देनी है, ऐसा राइट उसने रखा ही नहीं। उसने कुरियर पे दे दिया, कुरियर वाले ने जाके डिलीवर कर दिया तो उसके पास गुड्स चले गए, बायर के पास चले गए, तो इस केस में लीन टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा है कि जब बायर और इसका एजेंट जो है वो लॉफुली उसको ऑब्टेन कर लेता है, मतलब अगर बायर लॉफुली गुड्स का पोजीशन ले लेता है तो लीन टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरा है कि सेलर ने बोला कि वेव ऑफ कर देते हैं तो भी लीन टर्मिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मतलब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब हो जाता है कि अगर सेलर को ये पता चल जाता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो क्यों बेचेगा, अपना सामान क्यों भेजेगा ये जानते हुए। दूसरा ये होता है कि जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तो तब तक हम इस गुड्स की डिलीवरी नहीं करेंगे, और उसको जैसे ही पता चलता है कि इंसॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा कि अपना सामान रिटर्न मंगा लेगा। ट्रांजिट में है तो वहीं पे रोक देगा और वहाँ से बोलेगा हमारा सामान हमें रिटर्न दे दो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो जब तक पेमेंट नहीं आएगी तब तक हम अपना गुड्स जो है उसको नहीं बेचेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कब बोला जाता है, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, सपोज बायर ने गुड्स भेजा, कुरियर किया, तो वह एक केस बनता है कि जब तक गुड्स डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा तो उसे इन ट्रांजिट ही माना जाएगा। मतलब डेस्टिनेशन पे अभी तक पहुंचा ही नहीं है, मतलब बीच में ही है, तो इन ट्रांजिट हो गया। दूसरा केस ये होगा कि डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है बट अभी तक बायर या उसका कोई एजेंट उसे कुरियर कंपनी के पास या बेली के पास से रिसीव नहीं किया है, तो ये भी ड्यूरेशन इन ट्रांजिट कहलाता है। तो तब तक मतलब ऐसे है कि जब तक गुड्स की डिलीवरी बायर नहीं ले लेता तब तक उसे ड्यूरेशन इन ट्रांजिट ही माना जाएगा। यहाँ पे बेली का मतलब आप समझ रहे हैं, बेली का मतलब है कि सेलर ने उस गुड्स को किसी के पास दिया है कि ताकि ये बायर के पास जाके दे देना या सुरक्षित अपने पास रखना जब तक कि बायर आपसे रिसीव न कर ले। मतलब आप किसी को अपने सामान की रखवाली करने के लिए दे दिए, तो वो आप बेली कहलाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। ये हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड के पहले हम लोग ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। इसका मतलब है कि जब तक गुड्स की डिलीवरी बायर के पास नहीं होती है तब तक उसे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट ही माना जाता है, और जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हो जाती है तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट खत्म हो जाता है। ठीक है,
तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मुंबई से दिल्ली सामान भेज रहे हैं और बीच में पूना में ही बायर के किसी एजेंट ने या बायर ने उसे रिसीव करवा लिया, तो भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट खत्म हो जाता है। मतलब जैसे ही बायर के पास डिलीवरी मिल गई, ड्यूरेशन इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है। नाउ हम लोग देख लेते हैं कि हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, कि ये अफेक्ट कैसे होता है, ये जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो अफेक्ट कैसे होता है। द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर बाई टेकिंग एक्चुअल पोजीशन और बाई गुड्स। सो वही बात हो गई। देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन जब तक मतलब सेलर उसको मंगा सकता था तब तक वो ड्यूरेशन कहलाएगा, ड्यूरेशन इन ट्रांजिट। लेकिन जैसे ही बायर ने एक्चुअल पोजीशन ले लिया, गुड्स का एक्चुअल पोजीशन ले लिया, या ये भी हो सकता है कि कुरियर कंपनी के पास डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका और उसने फ़ोन करके बोल दिया कि आपका सामान आ चुका है, आप ले लो, तो फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो भी वो स्टॉपेज मतलब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है ख़त्म हो जाता है। दो तरीका होता है, एक तो है कि एक्चुअल पोजीशन ले लिया, और दूसरा होता है कि इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपका गुड्स आ चुका है, आप ले लो, तो इस समय भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाई बायर। इसमें क्या दिया है कि द अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाई फर्दर सेल और बाई। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से समझते हैं। ये यहाँ पे आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि सपोज कि कोई गुड्स है पेरिसेबल नेचर का, पेरिसेबल नेचर मतलब ख़राब होने वाला है, जो मतलब सब्जी वब्जी टाइप का गुड्स है, ऐसा कुछ है, तो बायर ने ख़रीदा कि मुझे ये सामान चाहिए, लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं मंगवा रहा है सेलर के पास से, और सेलर के पास पड़ा हुआ है, तो सेलर क्या करेगा, उसको सोचेगा कि ये ख़राब होने से अच्छा है कि मैं इसको बेच दूँ। तो अगर सेलर उसको बेच देता है और बायर को नहीं बताता है, बिना उस मतलब सेलर उसको बेच देता है और बायर को नहीं बताता है, तो भी मतलब ये सेलर के हित में है, मतलब उसने ठीक किया ये चीज़, क्योंकि वो ख़राब हो जाता तो सेलर को भी फ़ायदा नहीं और बायर को भी फ़ायदा नहीं। तो लेकिन उसके और भी कुछ कंडीशन दिए हैं कि जैसे ही ओरिजिनल बायर जो है उसको पता चला कि सेलर ने ये सामान बेच दिया है और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब उसे बिना बताए ये सामान बेच दिया है, तो बायर इज़ नॉट इंटाइटल टू एनी प्रॉफिट व्हिच में अकर ऑन द रीसेल। यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये ड्यूरेशन में सामान मंगा लोगे क्योंकि ये ख़राब होने वाला सामान है, पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल इन नेचर है, लेकिन बायर ने नहीं मंगाया। तो अगर सेलर ने बेचा और उसे कुछ मतलब लॉस होता है तो ओरिजिनल बायर से उसको रिकवर कर सकता है, और अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो जो ओरिजिनल बायर है उसको वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया ना, इसकी वजह से वो हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन लॉस होता है तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है इसकी वजह से वो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि इफ़ द अनपेड सेलर डज नॉट गिव अ प्रायर नोटिस टू सेल ऑफ द बायर, अगर वो सामान बेच रहा है और बायर को एक नोटिस नहीं दिया कि ये सामान ख़राब होने वाला है, मैं बेच रहा हूँ, तो देन अनपेड सेलर इज़ नॉट इंटाइटल टू रिकवर द डैमेज फ्रॉम द बायर, मतलब बायर से वो डैमेजेज रिकवर नहीं कर सकता है। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सेलर को भी बताना पड़ेगा कि ये सामान जो है ख़राब होने वाला है, एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, तो ही कुछ डैमेजेज हुआ तो उसकी रिकवरी कर सकता है। ये बात हो गई कि अपना इफेक्ट ऑफ सब सेल, मतलब एक बायर होते हुए भी उसको किसी और बायर को बेच रहे हैं, तो उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में है। फिर है कि अनपेड सेलर राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली, वो तो हमने यहाँ पे ही देखा था कि बायर पर्सनली के अगेंस्ट में क्या क्या राइट है। तो वो प्राइस के लिए सू कर सकता है, डैमेज के लिए सू कर सकता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकता है, या जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए सू कर सकता है। मतलब देखिए डैमेज हो गया, प्राइस हो गया, रेपुडिएट कर सकता है, या इंटरेस्ट के लिए सू कर सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि अनपेड सेलर के क्वेश्चन आंसर क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला है कि द सेलर ऑफ गुड इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर व्हेन द ब्लैंक स्पेस हैज़ नॉट बीन पेड, मतलब जब तक उसको प्राइस नहीं मिली है तब तक वो अनपेड सेलर कहलाएगा। दूसरा है कि देयर इज़ नो एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, मतलब देयर इज़ नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू, यहाँ पे आ जाएगा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। थर्ड हो जाता है कि व्हेन द
सो थर्ड ये बोलता है कि किसके पास गुड्स रहेगा, किसके पोजीशन में गुड्स रहेगा तो लीन एक्सरसाइज हो सकता है, तो ऑब्वियसली सेलर के पोजीशन में रहेगा तो वो लीन कर सकता है। नेक्स्ट बोलता है कि इज टर्मिनेटेड व्हेन द बायर गेट पोजीशन ऑफ द गुड्स, मतलब क्या टर्मिनेट कर दिया, जब बायर के पास पोजीशन ऑफ गुड्स मिल जाता है तो क्या टर्मिनेट हो जाता है, तो वो लीन टर्मिनेट कर सकता है, टर्मिनेट हो जाता है। फिर ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। पहला है कि व्हेन property in the goods has not passed to the buyer and the buyer become insolvent before the price is paid, the seller can withhold the delivery। obviously अगर जैसे ही सेलर को पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो उसको विथहोल्ड कर सकता है। हमने राइट्स में देखा अभी, राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट गुड्स। फिर नेक्स्ट है A seller who has accepted a negotiable security as an absolute payment is no longer an unpaid seller। तो फिर इसका भी ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट पेमेंट मतलब फिक्स उसको पेमेंट मिल ही जाएगा, तो अनपेड सेलर किस बात का, अगर वो प्रेजेंट करता है, बाउंस हो जाता है, उसके बाद बाउंस होने के बाद वो अनपेड सेलर कहलाएगा, पहले नहीं। पहले मतलब उसको एब्सोल्यूट अमाउंट तो उसको मिल चुकी है, इस वजह से ये यहाँ पे अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के ना 3-4 चैप्टर है जिसको कंबाइन करके मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। चैप्टर बाई चैप्टर ही कराऊंगी, लेकिन एक कंबाइंड पार्टनरशिप के टोटल, जैसे माइनर हो गया, माइनर को पार्टनरशिप में कैसे लेते हैं, या पार्टनरशिप डिसॉल्व करना या पार्टनरशिप बनाना, इसके रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड इसमें 3-4 चैप्टर दिए हुए हैं, तो उसको कंबाइन करके हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।